करते हैं। और पिछले 1-2-3 साल के अंदर देश में हायर एजुकेशन को लेके काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। स्पेशली जितनी सारी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंसोलिडेटेड कर दिया गया है। पहले यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती थी और अलग अलग काउंसलिंग होती थी, उसी के अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इस समय गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और देश के पूरे देश में होने वाले बड़े एग्ज़ाम्स मोस्टली NTA ही करवाती है। नीट का एग्जामिनेशन हो गया, CUET का एग्जामिनेशन हो गया, और भी कई एग्जामिनेशन NTA करवाता है। तो CUET जो एग्ज़ाम है 2 या 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। उससे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या कुछ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट करवाते थे। तो अभी आपको क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन मिलने वाला नहीं है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और आज 7 मई है और CUET के एग्जामिनेशन को बहुत ही कम दिन रह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप सारे डोमेन की, लैंग्वेज की और जनरल GT की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। पेपर का पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा कि क्या है। और लेकिन अभी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मुश्किल से 10 या 15 दिनों के अंदर, 15 या 20 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा है कि क्योंकि मेरे कई छात्र ऐसे हैं जो क्लास 12 पास कर चुके हैं और CUET की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे कई छात्र हैं जो ऑनलाइन भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए मैंने सोचा है कि CUET को लेके एक लेक्चर ऑफ सीरीज़ बनाई जाए। इस लेक्चर ऑफ सीरीज़ के अंदर क्या रहने वाला है? पहला तो आपका रहने वाला है कि मैं इसके अंदर 2023 और 2024 के मॉक टेस्ट NTA ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, उन दोनों मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। फिर आपका 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करूँगा। और जो बाकी कंटेंट जो CUET के पर्पज से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो छात्र इस साल क्लास 12 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर उन्होंने कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे मैट्रिक्स सपोज पढ़ लिया है, रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया है, तो इसके क्वेश्चंस वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर मैं एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनाने वाले हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ लेना मुझसे। कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक की जरूरत समझने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, या कौन से टॉपिक का रिवीजन आपका करना बाकी रह गया है, उसको मैं यहाँ वीडियो के फॉर्म में आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। आपको वैसे ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी, लेकिन फिर से एक बार आपके लिए रिवाइज कर लेता हूँ कि ये 2023 का मॉक पेपर है जो NTA अपनी वेबसाइट पर डालता है। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि टाइम जो आपका होने वाला है 45 मिनट से, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 होने वाला है। लेकिन इस बार NTA ने 45 मिनट्स ऑब्लिक 60 मिनट्स कर दिया है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये 2023 का है। तो किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर 45 मिनट से, किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर 60 मिनट है। तो आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ चेक करिए कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। तो ये 2023 का है। 2023 के अंदर आपके पास 45 मिनट का ड्यूरेशन था। हाँ, अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस पेपर के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं वो है 50, हर एक डोमेन में। चाहे आपका मैथमेटिक्स रहा है, चाहे आपका फिजिक्स रहा है, चाहे आपका केमिस्ट्री रहा है, हर एक डोमेन में 60 क्वेश्चन है, और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, आपको कई बच्चों को नॉलेज अच्छा होता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। उनको ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन आपको उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जिसमें समय कम लगे। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस करने हैं आप आउट ऑफ 50। तो वो एक स्ट्रेटेजी हम ये यूज कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड तक पढ़िए, और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको विद इन 1 मिनट अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो उस क्वेश्चन पे रहिए, और आपको लगता है कि ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सोल्व होगा तो आप उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज किसी क्वेश्चन के अंदर स्टक हो गए, जो कि कंपटीशन की तैयारी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की नहीं है, तो आपको CBSE तो 3 घंटे देता है, लेकिन यहाँ 3 घंटे नहीं है।
तो किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा स्टक नहीं होना। 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को करिए, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ऑफकोर्स एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कई बार लगता है बच्चों को कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, दोनों में गोला भर के आ जाए। कंप्यूटर में तो होगा नहीं, लेकिन आपके मार्कशीट, क्योंकि इस बार एनटीए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कर रहा है, हाइब्रिड मोड में कर रहा है, तो हमें पता नहीं है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है वो कौन से मोड में होगा। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, क्योंकि पूरे देश भर से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत सारे हो जाते हैं, और इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अरेंजमेंट करना मुझे लगता है कि एनटीए के लिए इम्पॉसिबल है। तो हो सकता है कि मैथमेटिक्स तो ऑफलाइन हो। तो ऑफलाइन में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ओएमआर सीट के अंदर 2 ऑप्शन टिक करके आ जाए, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कई एग्जामिनेशन में ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली नेट के एग्जामिनेशन में ऐसा मिलता है। हाँ, फिर हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है करेक्ट होने पर, और अगर आपने इनकरेक्ट कर लिया तो उसका एक -1 मार्क्स, 1 मार्क्स आपका कटेगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे। तो ये बेसिक्स जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपका रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का सिलेबस है, वहीं से है, और इसमें पूछ रहा है कि इफ ए एंड बी आर दिस देन द फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू। ऐसा कौन सा फंक्शन है इन 4 में से जो आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है? तो 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन आपको आती है। इस तरीके का एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। पहला वाला सेट 1 2 3 4, दूसरा वाला सेट 5 6 7 8। फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे 1 जा रहा है 5 पर, 2 जा रहा है 7 पर, 3 जा रहा है 8 पर, और 4 जा रहा है 6 पर। क्लियरली विजिबल है कि ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर ऐसे कोई 2 एलिमेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज हो। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो एक ही जगह पर जा रहे हो। अगर एक ही जगह पर जा रहे हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो फिलहाल सब अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो ये आपका 1 1 फंक्शन तो है, 1 1 है। और ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू किस लिए है? क्योंकि इस का जो सेट बी है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटा हुआ है जिसकी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि पहला ही ऑप्शन आपने चेक किया है और वो 1 1 और ऑन टू मिल गया। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन का लेवल कितना आसान है। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके का डायग्राम बनाइए और देखिए, अगर इस वाले सेट में कोई एलिमेंट बिना प्रीमियस के रह जाता तो वो ऑन टू नहीं होगा, और इस सेट के अंदर किसी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही जगह जा रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो बाकी के तीनों ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, यहाँ पे देखिए, द कोसाइन फंक्शन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी इंटरवल ऑफ द टाइप फॉर इट्स इनवर्स टू एग्जिस्ट। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर आपके पास 1.1 से लेके 1.4 हुआ करता था, और 1.3 और 1.4 के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस के अंदर नहीं है। तो नए स्टूडेंट ने शायद ये पढ़ा नहीं होगा कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये इनवर्स क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, जब इनवर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो एक चीज हम बताते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जो 1 1 और ऑन टू हो। और आपको ध्यान होगा कि जो cos x है, ये फंक्शन रियल नंबर से लेके -1 से लेके 1 तक डिफाइन होता है, और ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। अब ये 1 1 नहीं है तो इसके इनवर्स की बात नहीं की जा सकती है। इसके इनवर्स की बात नहीं की जा सकती है, इसका मतलब इसके डोमेन को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे और इस फंक्शन को अगर 1 1 बना ले तो इसके इनवर्स की बात की जा सकती है। वही हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर किया है क्लास 12 में। तो cos इनवर्स x डिफाइन करने के लिए cos x को मॉडिफाई किया गया, और इसका एक डोमेन हमने फिक्स किया 0 to 5।
जिससे ये फंक्शन 1 1 भी बने और इसका नेचर भी चेंज नहीं हो, वो वैसा का वैसा रहे। तो फंक्शन का नया डोमेन 0 से पाई हो गया और इसकी रेंज या कोडोमेन अगर आप कहे तो -1 से 1 हो गया। अब फंक्शन 1 1 1 2, अब इसका इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका जो इन्वर्स डिफाइन होगा वो होगा आपके पास -1 से लेके 1, 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई मैंने सेलेक्ट किया है, 0 से लेके पाई मैंने सेलेक्ट किया है। आप चाहो तो इसमें और दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका फंक्शन 1 1 1 2 रहे और नेचर भी चेंज नहीं हो। तो अभी मैंने 0 से लेके पाई सेलेक्ट किया है। कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो पाई से लेके 2 पाई तक सेलेक्ट कर सकता है, 2 पाई से लेके 3 पाई तक सेलेक्ट कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर डिपेंड है। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर 0 से पाई भी करेक्ट है, पाई से 2 पाई भी करेक्ट है, 2 पाई से 3 पाई भी करेक्ट है, तो अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला लिखे तो हम लिख सकते हैं n पाई और n+1 पाई। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी भी सिमिलर है। एडिटिंग में कुछ एरर हो गया, दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। इज दिस ओके? ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगर आपको ये थ्योरी आती है तो ये आप डायरेक्टली टिक कर देंगे। सारे फंक्शन के लिए ध्यान में रखिए कि साइन के लिए क्या होगा, टेन के लिए क्या होगा, कोट सेक कोसेक के लिए क्या होगा, और इनके ग्राफ को भी आपको स्टडी करना है। ग्राफ को लेके भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे ग्राफ को लेके कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिला मुझे जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन पे, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, ना पुरानी में है ना नई में। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये आप डेफिनेशन डायरेक्ट याद रखिए कि ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। या ऑर्थोगोनल को लेके वो दूसरी चीज भी बोल सकता है कि आपका ए इनवर्स किसके इक्वल हो, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो। ये दोनों डेफिनेशन ऑर्थोगोनल के लिए यूज की जा सकती है। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है। अगर आपका किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये हर क्लासेस में बहुत बार यूज होती है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन एनटीए एनसीईआरटी के सिलेबस की चिंता नहीं करता, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है। बिल्कुल उसको रेफरेंस मान के बना रहा है, लेकिन थोड़े बहुत आगे पीछे कॉन्सेप्ट इसने इन्वॉल्व किए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है डायरेक्ट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल्स टू दिस then a adjoint of a equals to k then this then value of k is। देखिए अब एडजॉइंट निकालते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का 2x2 का एडजॉइंट आपके पास क्या होता है? अगर आप एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इन जो मेन डायगोनल होता है इनके एलिमेंट को एक्सचेंज कर लीजिए। तो ये मैंने एक्सचेंज कर लिया, और इन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लीजिए। साइन चेंज करना है, तो ये प्लस का साइन एक्स तो माइनस का साइन एक्स हो गया, और ये आपके पास यहाँ माइनस का साइन एक्स है तो प्लस का साइन एक्स हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ऐसा है। ओके, 2x2 में इस तरीके से डायरेक्ट निकाला जाता है। अब आपको ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रखना है। तो ए आपके पास ये कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और आपके पास नेक्स्ट है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स, और ये किसके इक्वल है? K50, मतलब ये। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5K 0 0 5K। अब देखिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे फर्स्ट एलिमेंट से आंसर मिल जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये आएगा। ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा आपके पास? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होगा, है ना। बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे? तो वो होती 1, और 1 किसके इक्वल होगा? 5K के इक्वल होगा। तो 1 इक्वल्स टू 5K मीन K इक्वल्स टू आ गया 1/5। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं, जिससे काम बन रहा है वो एलिमेंट आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल्स टू दिस देन एडजॉइंट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 9 है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर आप थोड़ा स्पीड से सोल्व कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं एक बार के लिए।
सेकेंड टाइम इसको करिए, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 4a² प्लस 9a, तो सबसे पहले मुझे a² निकालना पड़ेगा। a² निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई मैंने क्या, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 4 प्लस 15, दिस इज 19। अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, -10 -5, दिस इज -15। फिर यहाँ पे -3 इंटू 2 -6, -3 इट इज -9, प्लस 15 प्लस 1 that is 16, this is equals to a². So 4a² is nothing but 4 into 19, 38, and it is 76. 15 into 4, it is -60, this is -36, and this is 64. Okay, this is 4a² plus 9a, so 9a इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 इंटू 2 इट इज 18, 9 इंटू -5 इट इज -45, 9 इंटू -3 इट इज -27, एंड 9 इंटू 1 दिस। तो ये आपने निकाला, तो 76 प्लस दिस इट इज इक्वल टू 94, दिस इक्वल टू दिस इज -105, दिस इक्वल टू दिस 30 plus 30 60, and this is -63. This plus this was 64. Okay, 64 plus 9 it is equals to 73. Now ये मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ दिस 4a² प्लस 9a इज इक्वल्स टू, डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज करिए, तो आपके पास ये 73 है, तो 73 94। आप देख लीजिए बाकी एलिमेंट आपको क्या देखने की ज़रूरत पड़ी है। 73 ये नहीं है, ये हो सकता है ऑफ कोर्स, ये आपके पास नहीं है। 73 94 ये भी आपके पास हो सकता है। तो दूसरे में हम क्या करते हैं, इनके एलिमेंट्स को साइन चेंज करते हैं, तो प्लस में चाहिए, तो ये 105, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन डी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये एनसीईआरटी के जो नए छात्र उन्होंने नहीं पढ़ा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये बहुत आसान है। एफ एक्स अगर आपको निकालना है तो इसकी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स, तो ये एक्स, तो ये आपके पास एफ एक्स ही हो गया, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्स। वैसे ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन को अगर आप कितनी भी बार ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन ही आने वाला है, इसीलिए आंसर होगा एक्स। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चे को सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ थोड़ा आसान तरीके से पूछा गया, लेकिन सीबीएसई ने कई बार इसको मुश्किल तरीके से पूछा है, और बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे फंक्शन में आप क्या करिए, इस फंक्शन को स्प्लिट कर दीजिए। कभी भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो आप ऐसे फंक्शन को स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने पर क्या आएगा, x-2 व्हेन x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -x+2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लीजिए। x-2 दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, -x+2 दिस इज व्हेन x, सॉरी this was x-2 is less than 0, so it is x is less than 2. So this is the explicit form of this function, और इसी फंक्शन को देख के हम इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, और इस फंक्शन में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे डाउट है कि वहां ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है। वो पॉइंट कौन सा है, x=2। x=2 आप इसमें भी रखिए, इसमें भी रखिए। x=2 अगर आप इसमें रखेंगे तो 2 - 2 इट इज 0, अगर आप इसमें रखेंगे तो -2 + 2 = 0। तो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखने पर इसकी दोनों ब्रांचेस से सेम वैल्यू आती है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज क्लियरली कॉन्टिन्यूस। अब आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो f' x निकालिए। कैसे निकालेंगे, इट इज x - 2 इट इज
x minus 2 का डिफरेंशिएशन इट इज 1 and when x is greater than equals to 2, and this is minus 1 when x is less than 2. Clearly, when you are going to put x equals to 2 in these branches, you will get 1 and minus 1 and they are not equal. Mean differentiation at x equals to 2 is sometime 1 and sometime minus 1. So they are not equal, hence it is not differentiable at x equals to 2. तो यहां पे पूछा कि फंक्शन देन एट एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज के बारे में पूछ रहा, तो मैंने ज्यादा सोल्व कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस क्योंकि इसमें एक जगह बना रहा है एक माइनस, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो नीदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स. तो जिसका भी डेरिवेटिव निकालना, मैं बच्चों को क्या बोलता हूं कि उसको y मान ले बेटा. सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, पहले फर्स्ट निकालिए. फर्स्ट निकालने के लिए uv का यूज करेंगे. ई पावर एक्स को फर्स्ट माना, फिर ई पावर एक्स को एज इट इज रखा, cos x का किया तो माइनस का sin x. अगेन इसको डिफरेंशिएट करिए. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन आपके पास है, पहला आपके पास ई पावर एक्स cos x ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी ये वाला है ही है, तो मैं ये लिख रहा हूं ई पावर एक्स cos x माइनस ई पावर एक्स sin x. नाउ आप इसको डिफरेंशिएट करिए, माइनस लगाइए और इसको डिफरेंशिएट करिए. ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, sin x को छोड़ दिया, ई पावर एक्स को छोड़ दिया, sin x का किया तो cos x. इसको ओपन करोगे तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये दोनों माइनस के रहे हमारे पास, तो माइनस 2 ई पावर एक्स sin x आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नीडेड टू राइट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. तो हम 3/3 से शुरू करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने ले सकते हैं 3/3 में. देखिए यहां पर तो आपको डायगोनल्स पर 0 ही लेना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पर सारी जगह 0 आएगा, तो ये तो आपके पास कंडीशन है. यहां अगर आपने 1 एलिमेंट मान लीजिए 1 ले लिया, तो यहां आपके पास क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा -1 विच इज डिफरेंट एक्चुअली. अगर यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ 3 ले लिया यहाँ -3 आएगा. अब इसमें ध्यान से देखिए डिफरेंट एलिमेंट कितने हुए, ये लोअर साइड के तीनों आप डिफरेंट ले सकते हो ना मैक्सिमम, तो जितनी आप डिफरेंट ले सकते हो उतना लीजिए. इन 3 को ले लिया और उन 3 को ले लिया, अच्छी. लेकिन ये इसमें से आपके पास ये डायगोनल्स में जितने भी एलिमेंट है उसमें से सिर्फ आपके 0 ही आ सकते हैं. मतलब अगर आपको काउंट करना कि डिफरेंट एलिमेंट, तो डायगोनल्स के एलिमेंट की काउंटिंग एक ही होगी. तो टोटल इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे, 3 + 3 + 1, 3 + 3 प्लस डायगोनल का 1, तो 7 एलिमेंट. कितने होंगे 7. मतलब आपको एक्चुअली क्या करना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n². ओके, n × n². उस n² में से आप क्या करिए, जितने एलिमेंट डायगोनल्स में है उसमें से एक कम माइनस करना. माइनस तो करना है लेकिन कितने, उसमें से एक कम आपको माइनस करना है. मीन इट इज n² - n + 1. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, n² - n + 1. ये आप 2/2 के एग्जाम्पल से, 3/3 के एग्जाम्पल से लेके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos tan इनवर्स x. इसको इवेल्युएट एक्चुअली यस, इसको सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू आपको निकालनी है. देखिए ये आपका ट्राइंगल होता है, इसमें भी आपका सिलेबस नए स्टूडेंट के लिए सिलेबस में काफ़ी कुछ डिलीटेड है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नया सा लगे, लेकिन इतना नया भी नहीं है. मान लीजिए थीटा है और यहाँ पे देखा tan इनवर्स x, तो tan थीटा अगर मैं लिखूंगा तो इसको नाम दे दीजिए, ये आपके पास है हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस.
तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, टेन इनवर्स पी बाई बी। और p बाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे आपके पास, देखिए x। इसका मतलब आप इसको लीजिए x, इसको लीजिए 1। जैसे इसको लेंगे x, इसको लेंगे 1, तो ये साइड आपके पास क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। और यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ रहा है। और थीटा की वैल्यू अगर कॉस के फॉर्म में निकालेंगे, मतलब कॉस थीटा अगर आप निकालेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इज 1, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू यहां पर ये है टेन इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल टू ये, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसमें हम क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कॉस टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती थीटा, थीटा की वैल्यू कॉस के फॉर्म में है कॉस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो। नया है थोड़ा सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, टू चेक वेदर मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वी नीड टू चेक मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए और आइडेंटिटी आना चाहिए, और दोनों तरफ से आना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। स्मॉल क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आप जानते हैं कि वो किस तरीके का ग्राफ होता है। वो आपके पास क्या होता है, इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस एवरीवेयर, discontinuous everywhere, no, because it is continuous at some point, at non-integer points. Next, continuous except at the integral value of x, no, this is not continuous at, discontinuous except at end point, continuous except, देखिए ये वाला ऑप्शन में गलत पड़ गया, continuous except at the integral value of x, yes it is continuous except all the integral value, यही तो ब्रेक हो रहा है। तो इंटीग्रल वैल्यू को आप बाहर निकाल दीजिए, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको ध्यान में रखना। और अगर ये डिफरेंशिएबल भी होता तो भी यही ऑप्शन आपका करेक्ट होता, डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। जिस जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, हम क्या बोलते हैं कि आपके पास टेन इनवर्स एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर में कॉन्टिन्यूस है, नहीं ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, रियल नंबर में कई पॉइंट्स पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो जो डिफाइन नहीं उनको हटा दीजिए, तो मतलब डोमेन वाले पॉइंट पे है। तो टेन इनवर्स एक्स सिर्फ अपने डोमेन वाले पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, रियल नंबर पे नहीं बोलते हैं। तो कोई कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डोमेन पे कॉन्टिन्यूस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 7। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना जल्दी होगा कि आपका x इक्वल्स टू 2 इस तरीके की लाइन होती है, x इक्वल्स टू 7 यहां लाइन होती है। अब आप मुझे बताइए कि इसके बीच में कितना एरिया, आप कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। कई बच्चे ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं, सो इट इज 5, तो 5 नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। Question number 15, area of the region bounded by the curve y square equals to 2y minus x and y axis is। देखिए इस पैराबोला को आपको बनाना आना चाहिए। इस पैराबोला को मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं ये आपको शायद क्लास में बताया होगा कभी किसी टीचर ने, लेकिन अगर नहीं बताया तो आप ध्यान से सुनिए किस तरीके से इस ऐसे पैराबोला को बनाते हैं। पहले तो ये कि पैराबोला है, कैसे पता चलता है, क्योंकि x और y दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की पावर 2 हो, एक वेरिएबल की पावर 1 हो, तो वो हमेशा पैराबोला बनता है। तो ये पैराबोला है, यहाँ कर्व लिखा है, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या कौन सा कर्व है। और बनाना कैसे, y की सारी टर्म्स को एक साइड लीजिए, ले लिया सर, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आप इस तरफ भी ऐड करिए। तो इस तरफ भी मैंने 1 ऐड कर लिया, ये -1 किया लेकिन ये +1 है, ओके।
ये आपका बन गया y माइनस वन का होल स्क्वायर और ये बन गया माइनस एक्स माइनस वन, 4 × 1/4 लिख सकता हूं। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax टाइप का पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax कैसे बनता है? वाई स्क्वायर मतलब ये वाली साइड ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन आगे नेगेटिव है, इसका मतलब x को नेगेटिव होना पड़ेगा। x नेगेटिव सिर्फ आपके पास इस तरफ होता है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का ग्राफ होगा वो इस तरीके का बनेगा। लेकिन हमारा पैराबोला इस तरीके का है, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? देखिए यहाँ y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, इसका जो वर्टेक्स है वो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारी की सारी शेप आपके पास ऐसी रहेगी। इसका मतलब अगर मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करूं तो ये 1 1 है, बस ये इस तरीके से 1 1 पे इसका वर्टेक्स हो गया और इस तरीके से पैराबोला आएगा। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मतलब दिस पैराबोला एंड दिस पॉइंट इज ऑफ कोर्स 1, 1 एंड y एक्सिस से बाउंडेड होने वाला, मतलब ये एरिया के बारे में पूछ रहा है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? इसको हम इंटीग्रेशन का वैल्यू, हमें ये दो वैल्यूज पता चलनी चाहिए कि ये क्या है। इसके लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे? इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। फॉर x इक्वल टू 0 y स्क्वायर -2y हो जाएगा, y स्क्वायर -2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y आपने कॉमन निकाला, y -2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक y की वैल्यू आ रही है 2, तो ये ग्राफ विल पास बाय दिस लाइक दिस, ओके। सो ये पॉइंट 0 से लेके 2 तक है। अब 0 से लेके 2 तक है तो आपका एरिया क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि y की लिमिट है तो यहाँ पर आएगा dy और y की लिमिट है तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू आपको कर्व से रखनी है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा? 2y माइनस वाई स्क्वायर। लंबा क्वेश्चन है, सीख लीजिए, एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करना। सो दिस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? अब इसको इंटीग्रेट करिए और एरिया निकालिए। तो आपके पास आ गया 2y का इंटीग्रेशन है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है वाई क्यूब बाई 3। इसमें आपको लिमिट रखनी 0 से लेकर 2 तक। पहले 2 रखा तो इट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 8/3, फिर -0 रखना तो 0 हो जाएगा, सो इट इज 8 - 8/3 विच इज इक्वल टू 24 - 8 16/3। 16/3 सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, वाई स्क्वायर मतलब इट इज नॉट 8, इट इज 4, सो 4 - 8/3, 4 - 8/3 मीन 12 - 8 which is 4/3, 4/3 स्क्वायर यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लंबा एक्चुअली हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 1 मिनट के अंदर नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, एटलीस्ट फर्स्ट गो में तो अटेम्प्ट नहीं करना है। इसको आपको कब अटेम्प्ट करना है? जब आप वापस से आए, एक बार क्वेश्चन आपने सारे देख लिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, the first order linear differential equation where y is independent of and x is dependent। देखिए y हम जो ये लिखते हैं इसमें क्या होता है? x इंडिपेंडेंट होता है, x होता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू जो मर्जी जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेस पर y आएगा, y निकल के आएगा कि x की वैल्यू हमने कितनी ली है, तो y हो गया आपके पास डिपेंडेंट। और जब इस तरीके का फंक्शन होता है तो इस केस में हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं? LD, ये इस तरीके की लीनियर इक्वेशन हम बनाते हैं। अब यहां पे चेंज हो गया कि y इंडिपेंडेंट है और x आपके डिपेंडेंट है, तो उल्टा हो जाएगा। px की जगह नया फंक्शन आएगा py, y की जगह आएगा y की जगह आएगा x और qx की जगह आएगा qy। तो इसमें से कौन सा y? qy
ओनली इसी में आ रहा है, सॉरी। तो इसमें मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर है, क्योंकि क्यू एक्स तो इसमें से कहीं पे आएगा नहीं, क्यू वाई आएगा। लेकिन क्यू वाई में अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ इसने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इसका होना चाहिए डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई यहाँ पे होगा। तो ये टाइपिंग एरर है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें ऑप्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो इट इज माई एरर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इनमें से लीनियर कौन सा नहीं बनता? देखिए अभी हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी सम वाई, पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, यही तो लीनियर का डेफिनेशन है। पी एक्स, ध्यान रखिए पी एक्स, तो एक्स का फंक्शन एक्स का फंक्शन, दिस इज लीनियर। डी वाई बाई डी एक्स भी सब जगह डी वाई बाई डी एक्स। यहां मुझे डाउट है, वाई अदर देन वाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं, ये लीनियर नहीं है। फिर ये वाला इट इज लीनियर, ये वन को आप क्या करिए इधर भेज दीजिए, ये क्लियरली एक्स का फंक्शन हो गया। और वाई अदर देन वाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो टू को एक्स का फंक्शन सपोज किया जा सकता है। सो इट इज लीनियर वन। एंड दिस वन is also linear. Okay, somebody will think that this is not linear, this is linear. आप इस तरीके से मान सकते डी वाई बाई डी एक्स प्लस जीरो वाई, है ना। सो दिस इज लीनियर आल्सो। तो इस ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, ओ बी द ओरिजिन, पी बी दिस, पी वन बी दिस, पी टू बी दिस, देन द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी वन पी टू क्या होगा? पी वन पी टू वैक्टर अगर आपको निकालना है और इसमें ओ को भी इन्वॉल्व करा, देखिए ये आपका ओ है, एक मान लीजिए पी वन आपके पास है, ये पी टू है। तो ये बोल रहा है पी वन पी टू, पी वन से लेके पी टू, ये वाला वेक्टर कौन आएगा? तो देखिए अगर हम ट्राइंगल बनाए तो इस तरह का ट्राइंगल बनेगा, मतलब ओ पी वन प्लस पी वन पी टू इज इक्वल टू पी टू ओ वेक्टर। ये आपके पास ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल वेक्टर के केस में जो है यही होता है। तो यहां पर आपको निकालना पी वन पी टू। सो पी वन पी टू इज इक्वल्स टू पी टू ओ माइनस ओ पी वन। इज इट ओके? तो क्या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है? पी टू से स्टार्ट होने वाला पी टू से स्टार्ट होने वाला इसके अंदर वेक्टर नहीं है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। पी टू से स्टार्ट होने वाला ये वेक्टर नहीं, ये नहीं है। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो माइनस पी वन ओ वेक्टर प्लस पी टू ओ वेक्टर, तो पी वन ओ प्लस पी टू ओ, तो वो भी हमारे पास नहीं आ रहा है। अच्छा और चेंज करके देखिए, इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पी वन ओ वेक्टर माइनस पी टू ओ, तो इसको मैं कर रहा हूं ओ पी टू। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। ग्राफ इस तरीके से होता है, ये जीरो से स्टार्ट होकर ये पाई बाई टू पर जाता है, पाई बाई टू पर जाकर आपके पास पाई पर रिड्यूस होता है। तो आप जीरो से पाई बाई टू तक एरिया निकालिए, उसका ट्वाइस कर दीजिए, तो जीरो से लेके पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स, जीरो से लेके पाई बाई टू। तो ये आपके पास हो गया माइनस, सॉरी कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स।
सो इट इज साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, सो इट इज 1। तो एरिया ये आपके पास ऊपर वाला एरिया 1 निकलेगा, तो यहाँ वाला एरिया भी आपके पास 1 होगा, तो 1 + 1 2 स्क्वायर। अगर आपने डायरेक्ट ही एरिया 0 से लेके पाई तक निकाल दिया तो आंसर आएगा 0, विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये पॉइंट इसके अंदर रखिए, लाइन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ax1 + by1 + c1 या वट एवर इट इज डिवाइड बाय √a² + b² प्लस नहीं आता है c, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो इसी के अंदर रखूंगा x की जगह रखूंगा 2 + 2y × 3 - 2z, इसकी जगह -5 और 9 को इधर लेके आना, x y z, ये c z प्लस d कर दीजिए, इसमें मैंने लाइन का लिख दिया, प्लस c²। ओके, सो इट इज x का कोफिशिएंट 1², y का कोफिशिएंट 2² और z का कोफिशिएंट ये है, तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा 3, ये आपके पास दे देगा 3, और यहाँ पर आ रहा है 6 + 2 8, 8 + 10 18, 18 - 9 is 9, 9/3 is 3, सो 3 यूनिट आपके पास आ रहा है। तो जो लाइन का फॉर्मूला हम क्लास 11 पे सीखते हैं उसी में बस z वाला कंपोनेंट और ऐड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास होगा नहीं, ये फॉर्मूला होगा नहीं, प्लस नहीं आता माइनस आता है, ध्यान रखिए। तो दोनों में माइनस आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा, लेकिन यहां पर वापस आपके पास माइनस आना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अगेन सेम फॉर्मूला है, जो भी अभी मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, अगर आपके पास प्लेन का इक्वेशन ऐसा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, और पॉइंट आपका x1 y1 z1 है। अगर आपके पास पॉइंट x1 y1 z1 है तो जो फॉर्मूला बनेगा ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइड बाय दिस a² + b² + c², d² नहीं करना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ d वाला पार्ट बचेगा, और d वाला पार्ट यहाँ कितना है -21, और रूट में डिवाइड करेंगे ये सारे नंबर, तो 3² + 2² + -6², ये कितना हो गया भैया सर, ये हो गया 7, ये कितना हो गया -21, तो +21 हो गया, तो ये हो गया 3, तो 3 यूनिट है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी कांस्टेंट होता नहीं होता, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज बिल्कुल होता है, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल रिलेशन नहीं होता है। कई बच्चे कहें कि वेरिएबल के अंदर रिलेशन होता है, भैया वेरिएबल के अंदर रिलेशन नहीं होता है, ये इधर कोई कांस्टेंट नहीं होता है, फंक्शन होता है। जो आपके पास इक्वेशन होती है ना उसको बोल सकते कि रिलेशन है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास रिलेशन नहीं होता वेरिएबल के अंदर, ये फंक्शन होता है जिसको हम ऑप्टिमाइज करने वाला है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन बी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इज, देखिए इसको आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए x और y का वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो y को कितना आ गया 5, y का अगर 0 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/, x का वैल्यू 0 को वैल्यू y का वैल्यू 5, एक पॉइंट ये, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 5/2 समवेयर हियर, तो एक ऐसी लाइन बनाइए। अब इसके अंदर हमें पता करना है कि या तो इधर वाला होगा या इधर वाला होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें ओरिजिन पुट करूंगा, तो 0 0 इसके अंदर पुट करिए, तो 0 + 0 > 5 विच इज फॉल्स, इसका मतलब इसका ये वाला सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, नो, हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, यस दिस इज करेक्ट, होल xy प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइन, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, पॉइंट्स ऑन द लाइन ये भी नहीं हो सकता है, तो बहुत सिंपल सा है, ये आपको पता है, ओरिजिन पता करने से पता चल जाएगा। अगर आप ग्राफ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन को लेके क्वेश्चन आ रहा है कि ओरिजिन को इन्वॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। Let z equals to be a linear objective function, the variable x and y are called, these are decision variable, इनको क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं।
क्योंकि यही तो डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, कितना रहने वाला है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, डिसीजन वेरिएबल। ध्यान रखना आपको। वेक्टर्स that may be subject to its parallel displacement without changing its magnitude and direction are called vectors that may subject to its parallel displacement, parallel उसको displace कर सकते हो, without changing its magnitude and direction are free vectors। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ वेक्टर ऐसे भी होंगे जिनको फ्री वेक्टर नहीं बोलते, उनको आप मूवमेंट नहीं करा सकते। अभी तो आपके टीचर क्या करते हैं, एक वेक्टर लिखा बेटा यहाँ से मैं उठा के इसको यहाँ रख दूँ, रख दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप वेक्टर को कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। कुछ वेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको आप मूवमेंट नहीं करा सकते, वो एक अलग स्टडी है। तो जो क्लास 11th और 12th के अंदर हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट वाला, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड। जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, कितना नाम से स्पष्ट है, यूनिट नो, जीरो नो, को इनिशियल, यस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, कि सर यहाँ 2 जगह हुआ। कितनी बार हुआ, सर 2 बार हुआ। तो ऑर्डर कितना हो गया भैया, 2 हो गया। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट टाइम किया गया है उसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर भैया 3, तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज 3। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द बिलो डिफरेंशियल इक्वेशन इज। बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, कि आपने इसको वेरिएबल को सेपरेट किया, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन y हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, u से निकालेंगे। फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसको माने, आइलेट वाला रूल लगाइए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व, नो। लॉगरिथम, यस, उसको क्या मानिए, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानिए, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं आगे लिख देता हूं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव विच इज 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, x का, क्या होता है, x²/2। तो यहां पे x²/2 log x माइनस दिस इज x/2 का इंटीग्रेशन 1/2, x कॉमन निकलेगा, x²/4 प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू x²/2 तो सब में आ रहा है, x²/4, ये करेक्ट ऑप्शन है। 31, द कर्व्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एक दूसरे को सॉल्व करना पड़ता है। तो y² की 6 वैल्यू 6x वो यहां रख दीजिए। अब इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर दीजिए। 6 कैसे ब्रेक करिए कि आपका मल्टीप्लाई करने पर यह है, तो 8 और 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। इसको अगर आप करेंगे, x कॉमन निकला तो x+8, -2 कॉमन निकला, x+8, x+8, x-2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही -8 और +2। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू +2 और -8 कहीं पे आ रहा है। ध्यान रखिए, x की वैल्यू -8 रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जब आप इस पर रखेंगे तो यार -48, तो y² इक्वल टू -48 तो कभी आ ही नहीं सकता है, नहीं आएगा। सो -8 इज रिजेक्टेड। क्यों नहीं आ सकता, कि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 2। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 2 12। तो y की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। y की कितनी वैल्यू पॉसिबल, 2, √12। इसका क्या लगा ना, प्लस माइनस। तो √12 कितना होगा, 2√3। तो यहाँ फिर से एडिटिंग एरर है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन के आगे प्लस या माइनस लगाएंगे तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको बना के देख सकते हैं, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों जगह, एक जगह प्लस और माइनस दोनों आएगा 100%। अगर ये इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसका। ये जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है 1/a tan इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या है 1 प्लस 4x को हम क्या लिखेंगे 2x dx। इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 1 बाई ए इज दिस 1 10 इनवर्स x की जगह आपकी कितना है 2x बाई ए विच इज कितना 1। और इस इंटीग्रेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x किससे रिप्लेस हुआ है 2x से, तो x का मल्टीपल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस सी हम लगाएंगे नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। 0 से लेके अल्फा इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाई 8। ओके, तो ये आपके पास आ गया 10 इनवर्स 2x मतलब 1/2। तो 1/2 को तो बाहर निकाल देते हैं, 1/2 को उधर निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया 10 इनवर्स 2x 0 से लेके अल्फा पाई/4। अल्फा इसमें रखिए 10 इनवर्स 2 अल्फा माइनस 10 इनवर्स 0 विच इज 0 इक्वल्स टू पाई/4। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 10 इन 10 पाई/4 विच इज 1। तो अल्फा कितना आ गया, इट इज 1/2। सो करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन log x इज, log x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे आप 1/x मत लिख देना, u भी लगाएंगे, u में इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड मानना। अभी आईलाइट रूल दिखा है, आईलाइट रूल का फॉलो करना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आगे लिख देता हूं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स प्लस सी। तो x log x माइनस एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा सर, क्यों आ रहा है, क्योंकि x कॉमन निकाला गया। ये क्वेश्चन नंबर 33, द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट, नहीं आता तो क्या करेंगे निकाल लेंगे। सेक एक्स को क्या लिखते हैं 1/cos x, 1/cos x लिखते हैं। अब u बाई वी लगा देंगे क्या u बाई वी नहीं लगेगा, u बाई वी तो डेरिवेटिव में लगता है। तो 1/cos x क्या करेंगे, हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा कि सर इससे करिए, देखिए sec x ही रखते हैं इसको और मल्टीप्लाई करते हैं sec x प्लस 10x और डिवाइड भी करते हैं हम sec x प्लस 10x। अब देखिए ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन गया है, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x sec x प्लस 10x। अब मैं इसको t मान रहा हूं, इसको t मान रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x 10x का, ये दोनों ऊपर बैठा हुआ। तो इसको मैंने t माना, ये ऊपर वाला हो गया dt, ऊपर वाला हो गया dt, मतलब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया dt/t। अब मैंने लेट टी वगैरह वो नहीं लिखा है क्योंकि इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो लॉग टी हो गया, टी की जगह किसको रिप्लेस करूंगा sec x प्लस 10x को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। तो डायरेक्ट आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको निकालना थोड़ा बहुत आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 36, ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम डिलीट हो चुका है। रोल्स थ्योरम इंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द कर्व fx whose एप्सिका लाइज इन AB at which the tangent is। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन है वो ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो उसका जैसा भी ग्राफ आए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें टेंजेंट आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। 37 फिर से मैट्रिक्स आ गया। इफ ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स A is 2/3, B is this, C is this, then which of the following is not defined। देखिए A और B डेस दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। A का ऑर्डर 2/3, B का, तो A प्लस B इज डिफाइंड, B डेस इज डिफाइंड। अब इसको C के साथ, C का ऑर्डर कितना 3/3, A प्लस B डेस का ऑर्डर कितना है 2/3। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं। तो क्या डिफाइन है, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स of order m by n and B is a matrix of order 1/b, then product AB
ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड, ए का ऑर्डर कितना है m/n, इसका ऑर्डर कितना है 1/p, तो n इक्वल टू कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। 39 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड देन दिस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लगाइए, इसका इक्वल हो गया। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया तो 0 आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स होगी 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर 0 दे रखी तो ठीक है, 0 नहीं दे रखी तो पाई लिखनी है, ये ध्यान देना। तो 0 नहीं है, करेक्ट आंसर इज दिस। लास्ट क्वेश्चन, if a equals to this and this be a binary operation define on this, again this is not part of the syllabus of the students of class 12th of the session 23-24, लेकिन पहले हुआ करता था। ये बोल रहा है कि कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा और एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव चेक कर लेता हूँ। कम्यूटेटिव के लिए ये ऐसा आ रहा है, तो सी डी को अगर मैं ए बी के साथ अगर ऑपरेट करूँ तो मेरा क्या आएगा, सी ए की जगह है, जहां जहां ए है वहां रखेंगे सी, और फिर आ रहा सी, सी की जगह ए रखूंगा, फिर बी प्लस डी, तो बी की जगह मेरा कौन है डी, डी रखूंगा, प्लस डी, डी की जगह कौन है बी, बी रखूंगा, तो मेरा एक्चुअल में आ रहा है ए प्लस सी और बी प्लस डी, यही तो आ रहा है। इसका मतलब कम्पिटिटिव है, तो यहां पे एसोसिएटिव लिखा, ये आंसर नहीं हो सकता है भाई, कम्पिटिटिव भी तो है बट नॉट एसोसिएटिव, ये भी नहीं हो सकता है। तो या तो कम्यूटेटिव होगा या कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होगा। तो एसोसिएटिव के लिए मैं क्या करूंगा, 3 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट के मुझे ऊपर ऑपरेट करना है, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं इन दो को ब्रैकेट में रख देता हूं, तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस सी बी प्लस डी। ओके, अब ये ऑपरेट होगा ई एफ के साथ, तो वही डेफिनेशन यूज करूंगा, तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, ए बी को मैं ऑपरेट करूंगा सी डी और ई एफ के साथ में, लेकिन इस बार सी और डी को ब्रैकेट में रखूंगा, तो रख लीजिए उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे सी प्लस ई और डी प्लस एफ, तो ये आपका हो गया ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल सर सेम आ रहा है। तो आंसर अगर सेम आएगा इसका मतलब कम्यूटेटिव है, सॉरी एसोसिएटिव है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 50 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस लिए, लास्ट 10 क्वेश्चंस मेनली प्रोबेबिलिटी से थे। तो जहां से मैंने क्वेश्चन लिए वहां पीडीएफ में ये सब एडिटेड नहीं था, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर कुछ सीखने वाला हूं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं ला सकता हूं, टेक्नोलॉजी वाइज या कंटेंट वाइज, या क्या किस पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं स्टूडेंट की बात ज़रूर सुनूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आप सीयूटी की तैयारी नहीं कर रहे, फिर भी आपने ये वीडियो देखा है लास्ट तक या जितना भी देखा है, तो आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सीयूटी के स्टूडेंट है या क्लास 12 के स्टूडेंट है या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, क्योंकि ये चैनल किसके लिए है, ये एक्सक्लूसिवली मैथमेटिक्स के लिए है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।